एक तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इस टॉपिक में ना मेजरली मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जो मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक है ना, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके कनेक्ट करने की वजह ये होगी कि उसमें चूंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब हम फैराडेज लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पे चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स ये चेंज से बहुत सारी बातें चलनी है, तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जोड़ के पढ़ लेंगे। अब आते हैं कि हमें इस टॉपिक में क्या क्या कवर करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन, magnetic field due to long straight conductor, magnetic force between parallel conductors, very important, force on current carrying conductor in magnetic field, and force on moving charges in the magnetic field। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास सामने मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो बच्चों मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो आयरन, निकल और कोबाल्ट से बने हुए ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी मैग्नेट्स में ये होती है जो बिल्कुल चार्जेस की तरह होती है, वो ये होती है कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस स्लाइड से ये इन्फॉर्मेशन लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बात याद रखें कि जो जमीन है ये खुद बजाते खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ठीक है। अब ये कैसा मैग्नेट है? सबसे पहले ये समझें कि जमीन की ना एक जियोग्राफिक लोकेशन होती है। जैसे जमीन का जियोग्राफिकल नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, इसी तरह ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन, यानी ये जियोग्राफिकल डायरेक्शन है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमने नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाना है, तो इसका मतलब होता है कि हम नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करने लगे। बट जमीन के अंदर जो मैग्नेट मौजूद है ना, वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जमीन का मैग्नेटिक साउथ ऊपर है और मैग्नेटिक नॉर्थ नीचे की तरफ है। ये बात बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करनी है। जियोग्राफिकल नॉर्थ ऊपर है, जियोग्राफिकल साउथ नीचे है, लेकिन जमीन के अंदर जो बार मैग्नेट बनता है, ठीक है। अच्छा, ये बनता क्यों है? जमीन के अंदर बेटा प्लाज्मा की सर्कुलेशन है बहुत बड़ी मिकदार में। और प्लाज्मा बेसिकली क्या है? प्लाज्मा बेसिकली आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है। आयंस का फ्लो बेसिकली चार्जेस का फ्लो है पर यूनिट टाइम, और चार्जेस का फ्लो पर यूनिट टाइम क्या कॉज करता है? करंट, और करंट ही क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बड़ी वजह है जमीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की। तो जमीन की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो ये जो आप ब्लू ब्लू लाइंस देख रहे हैं, ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ तक जाती हैं। ये कौन से नॉर्थ से? मैग्नेटिक नॉर्थ से निकल के मैग्नेटिक साउथ तक। जियोग्राफिकली कहें तो ये जियोग्राफिक साउथ से चल रही हैं और जियोग्राफिक नॉर्थ तक आ रही हैं। ये बात अगर आप सबको समझ आ गई है आसान तरीके से, वैसे इसमें सवाल आने के कोई इतने चांसेस नहीं है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मैग्नेटिक फील्ड का जमीन की साख्त के साथ क्या रोल है। कोई एक बच्चा अपना माइक ओपन करके मुझे बता दे कि इट वाज इजी, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। यस सर, समझ आ गई। चले अच्छा, इसके बाद देखेंगे जो जमीन की मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है देखें, ये कर क्या रही है? ये जो सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन और चार्ज पार्टिकल्स है ना, ये उनको अपने अंदर ट्रैप करके बाईपास करवा देती है, ट्रैप करके बाईपास करवा देती है, और जमीन बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स के मुजर हाथ से बच जाती है। ये कैसे बचती है उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपको पूरी तरह समझ आ जाएगी। अब आते हैं पहले टॉपिक बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सबसे पहले आपके पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में लेट से ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है। तो सब बच्चे अपना अपना राइट हैंड उठा लें और अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करें और अपनी फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करें। अब इस तरीके से कर्ल करने पर आपको क्या चीज पता चल रही है? जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है? करंट की डायरेक्शन को। और आपकी फिंगर्स की जो रोटेशन है वो क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो इस वक्त इस ओरिएंटेशन में है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर सबको इस तरह एंटी क्लॉकवाइज फील हो रही है तो जस्ट मेक मी कंफर्म कि राइट हैंड टूल से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका आ गया। यस सर। और दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से किसी भी डिस्टेंस आर पर, यार डिस्टेंस क्या होगा? यार डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये यार डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये यार डिस्टेंस ये भी और ये भी हो सकता है। यानी कंडक्टर के सरफेस से लेकर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तक का जो फासला होगा वो आर कंसीडर होगा, ठीक है। और बी का यहाँ पर आर के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन ग्राफ बनेगा इसका डिस्टेंस के साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर अगर हमें फाइंड करनी हो तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसमें मुझे रिकॉल करवा दें, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। ये हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू आ गई। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूएचएस में भी आया कि मुझे ये बताएं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, क्या ये लाइंस थ्रू आउट यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होंगी या इनके दरमियान स्पेसेस चेंज भी हो सकती हैं? यूनिफॉर्म स्पेसिंग का मुराद है कि शुरू से लेकर एंड तक एक जितनी स्पेस ही है सब। क्या लगता है, ऐसी होगी या थोड़ी डिफरेंट हो सकती है? हाँ जी बच्चों, कोशिश क्या करें, जल्दी आंसर करें, और साथ ये भी कुछ यूनिफॉर्म होगा। इसका राइट आंसर होगा डिफरेंट होगा, और डिफरेंट ऐसे होगा कि जहाँ बच्चों की कंडक्टर के करीब है ना,
वहां पर तो ये स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्लोजली स्पेस लाइन से। जहां ये कंडक्टर से दूर चली जाएगी वहां ये वीक हो जाएगी, और वीक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वाइडली स्पेस लाइन से। तो करीब क्लोजली स्पेस्ड होंगी और दूर वाइडली स्पेस्ड होंगे। तो सवाल आया यूएचएस में कि जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर जाते हैं तो कोई सी भी दो कंसेक्टिव लाइंस का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है, वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? तो अब आपने बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, वो क्या करेगा? इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है बेटा, दैट्स द राइट आंसर। तो ये आपने यूएचएस में आए हुए एक सवाल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्लियर, थंब अपवर्ड है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा लेट अब अपना थंब जरा डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करें, यूं समझे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो आपकी जो फिंगर होगी वो ऊपर से ऐसे कर्ल हो रही होगी, अब जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये भी ओके हो गया? Yes, sir. बस ऑब्वियस है, जो चीज एक दफा एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन बदलने पे क्लॉकवाइज हो जाएगी, क्योंकि सर्कल की दो ही डायरेक्शन होती हैं, या सर्कल क्लॉकवाइज होता है या सर्कल एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इस स्लाइड को क्लियर करने के बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के यहाँ पर देखें, यहाँ पे थंब प्लेस करें तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? क्लॉकवाइज आएगी, ठीक है। Yes, किसी sir. भी स्लाइड को ना बेकार स्लाइड नहीं समझना कि ये क्या हुआ, बस दो डायग्राम्स बनी हुई हैं, हर चीज आगे जाके ऐसे कनेक्ट होगी कि आपको समझ आएगी कि पिछली बात समझना जरूरी क्यों था। इसके बाद इन दोनों डायरेक्शंस को जरा गौर से अपने अंदर हजम कर लें। घड़ी की उल्ट सिमत में जाने वाली चीज कहलाएगी एंटी क्लॉकवाइज, और घड़ी की डायरेक्शन में ट्रेवल करना ये कहलाएगा क्लॉकवाइज। अब सब बच्चे अपना राइट हैंड उठा के ना अपना थंब अपनी आंखों की तरफ कर लें, और अपनी पहली फिंगर को देखकर बताएं कि ये रोटेशन आपको क्या लग रही है। Anti-clockwise. हाँ जी, सबको एंटी क्लॉकवाइज लग रही। तो आप अपने थंब को अगर अपनी आंखों की तरफ करके देखते हैं, ठीक है, तो इस तरह आपको जो अपनी उंगलियों की रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगी। अब एक काम करें कि अब अपने थंब को अपनी आंखों से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दें, और अपनी छोटी वाली उंगली को देख के बताएं रोटेशन क्या लग रही है। Clockwise. क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज लग रही है। ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब फर्ज करें जब आपने थंब अपनी आईज की तरफ प्रोजेक्ट किया तो आप किसी चीज का टॉप व्यू ले रहे हैं, और जब आपने थंब को अपनी आंखों से अवे प्रोजेक्ट कर दिया तो समझ लें कि आप उस चीज का बॉटम व्यू ले रहे हैं, ठीक है। जैसे पानी की बोतल आपने अपने सामने रखी, तो पानी की जो ढक्कन वाली साइड है उसको आपने अपनी आंखों की तरफ कर लिया, तो ये उसका टॉप व्यू है। अगर आप बोतल को बिल्कुल दूसरी तरफ मोड़ देंगे और उसकी बेस को देखेंगे तो ये उसका कौन सा व्यू होगा? बॉटम व्यू। एम आई राइट? यस सर। तो बेटा जो चीज टॉप व्यू पर एंटी क्लॉकवाइज प्रेजेंट हो रही थी, जैसे ही हम उसके बॉटम व्यू पर गए वो चीज या उसकी डायरेक्शन क्या नजर आने लगी? क्लॉकवाइज, ठीक है। इस फिलॉसफी को थोड़ा सा जहन में बिठा के आगे चलेंगे तो हम आ जाएंगे अपने टॉप एंड बॉटम व्यू पर। अब मुझे सबसे पहले इस डायग्राम पे अपना थंब प्लेस करें सब बच्चे स्क्रीन के सामने, मुझे लिखवाएं करंट की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पर Clockwise. क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अब अपना हाथ बिल्कुल, जरा हैंड बिल्कुल सीधा स्ट्रेट सामने रख के ना थंब को यूं छत की तरफ रखें, और अपनी फिंगर्स को उसी तरह कर्ल करके देखें। वो ये बताएं आपका बाजू आपकी आंखों से नीचे है कि आपकी आंखों से ऊपर है? आंखों से नीचे। आंखों से नीचे है ना। तो आंखों से नीचे होने का मतलब है कि हम जब भी नेचुरली किसी चीज का कोई व्यू बता रहे होते हैं तो वो बेसिकली हम कौन सा व्यू बता रहे होते हैं? टॉप व्यू। टॉप व्यू। तो आपने जब बताया कि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो असल में ये आपके टॉप व्यू में एंटी क्लॉकवाइज है, और ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये भी आपके टॉप व्यू में क्लॉकवाइज है। लेकिन वो आंख जो इस फील्ड को इस जगह से देखेगी, क्या ये उसके लिए भी एंटी क्लॉकवाइज होगा? नहीं, इसके लिए उलट होगा। इसके लिए उलट हो जाएगा, और इसके लिए ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। सवाल आपको आएगा, अ कंडक्टर इज कैरिंग करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज व्यू फ्रॉम द बिलो या एज व्यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंडक्टर? तो आपने सवाल की तरतीब खराब नहीं करनी। करंट अगर अपवर्ड है तो आपने पहले राइट हैंड रूल को एंटी क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना, और याद रखना है कि ये आंसर तब आता है जब आपसे कौन सा व्यू पूछा जाता, टॉप व्यू। टॉप व्यू या नॉर्मल व्यू। लेकिन अगर उसने कहा कि बॉटम से देखने पे क्या होगा, तो फिर जो चीज टॉप से एंटी क्लॉकवाइज है वो बॉटम से क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी। समझ आ गई सब बच्चों को ये बात? जी सर। Yes, sir. तो ये जो क्लॉकवाइज और इधर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए आपकी स्क्रीन पे सवाल आ रहा है, सवाल को पढ़ें, समझें, जवाब दें। ये रियल एमडी का क्वेश्चन है। A clockwise. ये ऑप्शन, अच्छा ठीक है, चलें देखते हैं और भी। अच्छा जी, सवाल ये कहता है कि लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैज अ करंट डायरेक्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये हो गया जी कंडक्टर, करंट बॉटम टू टॉप है यानी अपर डायरेक्शन में है, तो फील्ड हमारे मुताबिक, टॉप व्यू के मुताबिक तो बननी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, बट उसने कहा है कि व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम बिलो द कंडक्टर, जब उसको यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो जो चीज ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज है वो नीचे से क्लॉकवाइज हो जाएगी। हाँ जी बच्चों, कोई मुश्किल है सवाल में? हाँ सर। ऑल ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स। फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स, पहले पूरी स्लाइड को समझना है, ठीक है? स्लाइड उसके से बाद आता है। कौन सी, ये वाली? यस सर। हाँ जी, ओके देख लिया। यस सर। अच्छा जी, फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स, देखें ये एक कंडक्टर है, करंट कैरी कर रहा है और फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये भी एक कंडक्टर है, करंट कैरी कर रहा है और फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। जब दो फील्ड्स आपस में एक दूसरे के करीब आएंगी तो या वो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगी या वो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है? वैसे तो इसको याद करना, रट्टा लगाना बहुत सिंपल है, मैं आपको 2 मिनट में भी याद करवा सकता हूँ, लेकिन हमें पूरे मैकेनिज्म को समझना है क्योंकि मैकेनिज्म भी कभी कभी क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाता है। तो देखें, करंट अपवर्ड है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी करंट अपवर्ड है तो फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? दोनों में हमने एंटी क्लॉकवाइज फील्ड शो कर दी। लेकिन हम ना इन कंडक्टर्स का एक बेटर प्रीव्यू भी ले सकते हैं। वो कैसे? देखें, ये आंख कंडक्टर को कैसे देख रही है, तो इस जगह पे गौर करें जरा। ये कंडक्टर का सरफेस है, यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ, ये कंडक्टर का सरफेस है, बाउंड्री है, और ये डॉट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट आउट ऑफ द पेज। डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने, आउट ऑफ द पेज। तो यहाँ से जो करंट आ रहा है ये बाहर की तरफ ही निकल रहा है, तो डॉट आउट ऑफ द पेज है, ये कंडक्टर की बाउंड्री है, और ये जो लाइंस लगी हुई हैं ये शो कर रही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप सर जिस जी, into the page cross शो करता है। हाँ जी, इन डॉट जो है वो आउट शो करता है और जो क्रॉस है वो इन शो करता है, ठीक है? तो आप सब ऐसा करें कि आपके सामने जो स्क्रीन पड़ी है ना, तो स्क्रीन से ऑपोजिट डायरेक्शन में थंब कर दें ताकि पता चले कि थंब यानी करंट आउट ऑफ द स्क्रीन है। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फिंगर्स कर्ल कर रही होंगी ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रही होंगी, यस सर। ग्रीन सर्कल ठीक है? पता चला गया। ये सर्कल मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये कंडक्टर के गिर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये वो है, और इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी राइट हैंड रूल से अगर देखेंगे। ओके, ये इतना हिस्सा कंडक्टर है और ये जो सर्कल है ना ये वाला, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हो। अब ठीक है, समझ आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब आप सब बच्चों ने ध्यान देना है, यू सेंटर पे, सेंटर पे देखिए ये फील्ड अपवर्ड जा रही है और ये फील्ड डाउनवर्ड जा रही है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल। और कैंसिल करेंगी तो इस जगह पर फील्ड क्या हो जाएगी, फील्ड वीक हो जाएगी। उसके कंपैरिजन में फील्ड यहाँ भी स्ट्रांग है और यहाँ पर भी अभी स्ट्रांग है, और फोर्स हमेशा स्ट्रांग रीजन से वीक रीजन की तरफ जाती है। जहां ज्यादा ताकतवर होगी फोर्स वहां से चलेगी और उस रीजन की तरफ मूव करेगी जो वीक होगा। तो पूरा मैकेनिज्म हमें क्या याद रखना है कि अगर दो कंडक्टर्स में करंट की डायरेक्शन क्या है, नंबर 1 वर्ड याद रखना है सेम। नंबर 2 याद रखना है उनके दरमियान में फील्ड एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल करेगी, तो फील्ड उनके दरमियान में क्या हो जाएगी, वीक, और उनके साइड्स पे फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग। तो दोनों स्ट्रांग रीजन्स बढ़ेंगे वीक रीजन की तरफ। अब हमें इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म आंखों से तो नजर नहीं आ रहा होगा, हमें बस ये लगेगा ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे के करीब आ गए, तो हमें यही लगेगा कि इन कंडक्टर्स ने आपस में एक दूसरे को क्या किया है, अट्रैक्ट किया, ठीक है? टेक अ लुक अगेन, करंट आउट ऑफ द पेज, magnetic field anti-clockwise. Current out of the page, magnetic field anti-clockwise. In the middle, magnetic field becomes weak. On the sides, it's become strong. Force strong से weak की तरफ, तो यूं लगेगा कि ये दोनों कंडक्टर्स के दरमियान जो गैप है वो पहले से कम हो गया है, यानी इन्होंने एक दूसरे को क्या किया है, अट्रैक्ट किया। तो आप एक चीज का रट्टा लगा लें, अगर कहा जाए कि कंडक्टर्स में करंट की डायरेक्शन सेम है, तो देखें दो एक ही सिमत में जाने वाले जो मुसाफिर होंगे, मुसाफिर नंबर 1 और मुसाफिर नंबर 2, कह सकते हैं ना भाई एक दूसरे के क्लोज आ ही जाएंगे, कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे। तो अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो व्हाट दे विल डू, they will attract दे विल अट्रैक्ट। wires और ये attract बात याद रहे, वायर्स अट्रैक्ट होंगी, ये बात याद रहे कि चार्जेस नहीं है। चार्जेस अगर सेम हो तो वो क्या करते हैं, रिपेल। repel रिपेल। और करंट की डायरेक्शन सेम हो तो याद रखना कंडक्टर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे।
सिमिलरली अगली लेकिन स्लाइड सर पर आपको जी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो घूम रही होती है, तो अगर स्ट्रॉन्ग वीक की तरफ आ गई तो फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा ना कि स्ट्रॉन्ग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाए, तो फिर तो वो रिपेल ही करेंगे। नहीं, वो अट्रैक्ट करेंगे अनटिल अनलेस वो दोनों एक दूसरे से जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। और जुड़ गए अगर तो उनके ऊपर कोई समझ लें कि कॉइलिंग हुई, कोई प्लास्टिक शीट चढ़ी हुई, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जब तक करंट गुजरता रहेगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते रहेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड जो कि अपना डिस्टेंस नहीं चेंज करती है, जितने डिस्टेंस पर है उतने पे ही देगी। हम यहाँ पे बिल्कुल ना सिंपल फील्ड डायग्राम से समझाते हैं, अदरवाइज जो मैग्नेटिक फील्ड जब एक्चुअल में समझाया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनती है। तो आप रिपेल वाला कॉन्सेप्ट इसमें बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे। आप फिलहाल ये याद रखेंगे कि अगर करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो ये वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि आगे फिर मैं आपको बताता हूँ यूएचएस क्वेश्चंस किस तरह के देता है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने नेट आंसर क्या करना है। नहीं लेकिन सर जो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक की तरफ जाती है तो भी वो वीक की तरफ पहुंच गई, जहां से वो आई है वो जगह वीक होगी तो वो दोबारा वीक की तरफ जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर ऐसे दोबारा जा तो बिल्कुल जाती है। देखिए, कंडक्टर ने सिर्फ एक झटके के लिए अट्रैक्ट होना है और हमें सिर्फ उसी इंस्टेंट के बारे में बताना है, हमें उसके बाद के इंस्टेंट के बारे में नहीं बताना, ठीक है। जो फर्स्ट इंस्टेंट होगा ना मैग्नेटिक फील्ड का, कि जिस पहले लम्हे में उसने क्या किया, अट्रैक्शन किया कि रिपल्शन किया, उसके बाद तो ऑब्वियस है तार कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो वो वहां से टूट के तो नहीं दूसरे के साथ जुड़ जाएगी, वो थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी और फिर चाहे वो स्ट्रेस की वजह से वापस आ जाए, चाहे वो उस रिपल्शन की वजह से वापस आ जाए, बट हमें फर्स्ट इंस्टेंट को बताना है कि वो वेरी फर्स्ट इंस्टेंट पे क्या हुई है, अट्रैक्ट हुई है या रिपेल हुई है। ऑल क्लियर? ओके। अब करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पर क्लॉकवाइज होगा। हम टॉप व्यू पे चले जाते हैं, ये टॉप व्यू डॉट दे रहा है तो ये क्या दे रहा है, क्रॉस। तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्रॉस आ जाएगा। अब डॉट में कौन सी फील्ड बनी, एंटी क्लॉकवाइज। क्रॉस में क्या बनेगी, क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ पे फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। कंपैरेटिवली यहाँ पे क्या होगी, वीक। तो अब ये कंडक्टर्स एक दूसरे को क्या करते नजर आएंगे, रिपेल। रिपेल। वजह क्योंकि इनमें करंट की डायरेक्शन इस वक्त क्या है, ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट पे क्या वर्ड याद रखना है, रिपल्शन। और सेम डायरेक्शन पे क्या याद रखना है, अट्रैक्शन। ऑल डन। अब आगे आपके सामने तीन कंडक्टर्स एक्स वाई एंड जी, और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द कंडक्टर वाई। बताएं, कैसे बताएंगे। जीरो। जीरो इसका आंसर ऐसे आएगा। पहला रूल, कंडक्टर्स तीन आ गए ना तो तीनों को एक साथ ना देखें, आप इनको दो दो करके देखें। पहले आप एक्स और वाई को देखें, करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी इस तरीके से अट्रैक्शन होगी। अब आप वाई जी को देखें, इनमें भी करंट की डायरेक्शन सेम है तो ये भी अट्रैक्ट ही करेंगे। अब आप नेट फोर्स देखेंगे वाई पर दोनों तरफ इक्वल ऑपोजिट फोर्स लग रही है, तो नेट फोर्स ऑन वाई जो है वो बेटा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसके बाद अब तीन कंडक्टर्स हैं, एक में 1 एम्पेयर, एक में करंट 2 एम्पेयर, एक में 3 एम्पेयर। अब आपने बताना है कि ये जो सेंटर वाला कंडक्टर है इस पर फोर्स किस तरफ लगेगी, 1 एम्पेयर वाले की तरफ या 3 एम्पेयर वाले की तरफ। 3 एम्पेयर वाली तरफ। अब वेरी सिंपल कॉमन सेंस का रूल भी है कि जिस तरफ करंट ज्यादा लग रहा है हमें लगेगा कि अट्रैक्शन भी उधर होगी। और कॉन्सेप्ट भी यही है कि जो फोर्स होती है, अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट्स होती है। अब यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, पहले करंट की डायरेक्शन को देखें, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। इसका मतलब है ये भी इधर से भी अट्रैक्ट हो रहा है और ये इधर से भी अट्रैक्ट हो रहा है, बट फर्क किसका है, यहाँ पे 2 1 2, ये समझ लें अप्रॉक्सीमेट 2 न्यूटन अट्रैक्टिव, 3 2 6, यहाँ पे 6 न्यूटन अट्रैक्टिव है। तो ऑटोमेटिकली ये जो कंडक्टर है ये ज्यादा रुझान पैदा करेगा अपना 3 एम्पेयर की तरफ। तो ये रूल याद रख लेना, फोर्स प्रोपोर्शनल टू I1 I2। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो जिस तरफ ग्रेटर प्रोडक्ट बन रहा हो करंट का, उसी तरफ आपने अपना आंसर जो है वो सिलेक्ट करना। बात समझ आ गई? दोबारा समझें। आपने दोनों करंट्स के आपस में प्रोडक्ट्स लेने हैं। इस तरफ जो करंट का प्रोडक्ट है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 2 है, और आपने इसको न्यूटन से फोर्स कर लेना है। इधर जो करंट का प्रोडक्ट है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 6 न्यूटन है। तो अब ये 2 न्यूटन अट्रैक्टिव है और ये 6 न्यूटन अट्रैक्टिव है, तो बताएं ये जो दरमियान वाला कंडक्टर है ये किसकी तरफ ज्यादा मूव करेगा, 6 की तरफ। 6 की तरफ। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगी वो टुवर्ड्स द राइट साइड लगेगी, कि आंसर हमें करना है। यस इज सर। दैट लास्ट ओके? सेशन में आपने कहा है जी जी कि वो बताएं। 4 0 है, फिर जी अब यहाँ पे आपने की 6 न्यूटन है। देखें, लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ कंडक्टर्स के नाम मेंशन है, ये नहीं बताया होगा तीनों में से करंट कितना कितना गुजरा है। जब नहीं बताया तो हम ये समझेंगे ना कि तीनों में जो करंट की वैल्यू है वो सेम है, इसलिए हम उसको दोनों तरफ प्रोडक्ट लेना, 1 1 1 और 1 1 1। तो ये जितना राइट को अट्रैक्टिव है उतना लेफ्ट को अट्रैक्टिव है, इसलिए नेट फोर्स जीरो है। यहाँ पर चूंकि उसने करंट्स बता दिए हैं तो ये 6 न्यूटन इस तरफ अट्रैक्टिव है और 2 न्यूटन इस तरफ अट्रैक्टिव है।
तो अगर हम नेट फोर्स लें तो इस कंडक्टर पे नेट फोर्स 4 न्यूटन लग रही है टुवर्ड्स राइट साइड, तो हम यही कहेंगे कि ये 2 एम्पीयर वाला करंट इंक्लाइन होगा टुवर्ड्स द 3 एम्पीयर करंट, यानी हम कहेंगे इस पे फोर्स लगेगी नेट फोर्स राइट साइड की तरफ। अब ठीक है, समझ आई बात की, क्या फर्क समझ जी आया? सर। अच्छा, इसके बाद अब बताएं वाई पे नेट फोर्स किस तरफ लगेगी। टुवर्ड्स, तो यहाँ पे करंट एक्स और वाई में करंट की डायरेक्शन है सेम, तो ये करेंगे अट्रैक्ट, यानी वाई को एक्स की तरफ आना है। अब वाई और जी को देखें तो इनमें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये करेंगे रिपेल, यानी जी ने भी इस पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगानी है, तो बहुत आसान नहीं हो गया कि जो वाई कंडक्टर है वो किस तरफ मूव करेगा। हाँ जी, तो क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। ओके, ये आपका एम कैट का प्योर क्वेश्चन है, पढ़ें जवाब दें। बीटा इसका आंसर। बी। बीटा विल बी द राइट एंड परफेक्ट आंसर, क्योंकि ये दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल, तो ऑब्वियस है कि दोनों में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी। और अगर कभी सवाल आ जाए कि जी दोनों में ये फोर्स की डायरेक्शन है, तो क्या जवाब देंगे? तो फिर अल्फा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन। आपने इसकी ना ऑप्शंस नहीं पढ़नी, क्योंकि ये सवाल जब एमकेट में आया था तो इसकी ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक थी। 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई, पॉइंट जी, और करंट की डायरेक्शन शो की हुई है, अपवर्ड शो की हुई है और ये डाउनवर्ड शो की हुई है। आपने मुझे ये बताना है सिर्फ डायग्राम देखकर कि फील्ड किस पॉइंट पर या पॉइंट्स पर स्ट्रॉन्गेस्ट होगी या वीकेस्ट होगी। सबसे पहले तो एक्स और जी पे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, वाई पे वीकेस्ट होगी। वाई पे मगर वीकेस्ट होगी, तो करंट चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लिहाजा ये पहली बात तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने के लिए दरमियान में फील्ड का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है और साइड्स पर फील्ड का वीक होना जरूरी है। ठीक है, तो इस सवाल पूछने का पर्पस यही था उसका कि कौन से पॉइंट पर फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगी और कौन से पॉइंट पर फील्ड वीकेस्ट होगी। ठीक है, तो अब मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको सिंपली भी याद करवा सकता था कि सेम डायरेक्शन में करंट हो तो अट्रैक्शन होगी, ऑपोजिट में हो तो रिपल्शन होगी। बट एमकेट ने इस स्कोप तक भी क्वेश्चन किए हुए हैं कि कहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, कहाँ पर वीक होगी। तो सेम डायरेक्शन में करंट हो तो फील्ड दरमियान में वीक होती है, ऑपोजिट में हो तो फील्ड दरमियान में स्ट्रॉन्ग होती है। सवाल समझ आ गया सब बच्चों को, और उसका जवाब भी? यस सर। गुड। अब हम बढ़ेंगे आगे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग दे लें अपने सर पास सब बच्चे। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देंगे? मैकेनिज्म कंडक्टर्स का, जी सर। तो ये उससे पहले ये सवाल हल करें, ये नीचे वाला, ये भी एमकेट में आया हुआ सवाल है। टू द लेफ्ट। थोड़ा सा, ये करंट अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, यहाँ अट्रैक्शन है, यहाँ रिपल्शन है, तो टू द लेफ्ट ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो बेटा मैकेनिज्म आप कौन सा करें एक्सप्लेन करने वाला? सर आपने कहा था पहले फील्ड वीक होती है, फिर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है वो वीक में चली जाती है, वो वाला। देखें दोबारा एक नजर देख लें, देख लें करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन की वजह से अगर हम राइट रूल अप्लाई करें तो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों पॉइंट्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो फील्ड वीक हो रही है। अब यहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड पहले से कम हो गया है, जबकि इन साइड्स पे अभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ज्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग रीजन से फोर्स जनरेट होगी वीक रीजन की तरफ। वैसे भी मुआशरे को देख लें, ताकतवर कमजोर पे गलबा पा ही लेता है किसी ना किसी तरह, ठीक है। तो ये ताकतवर ने कमजोर पे गलबा पाने के लिए आगे बढ़ना है, और बजाहिर हमें क्या लगेगा कि ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि असल वजह क्या बनी है कि यहाँ पे फील्ड वीक हो गई। इस जगह पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे क्लॉकवाइज, तो इस जगह पे रिप्रेजेंट करें एंटी क्लॉक, इस जगह पे रिप्रेजेंट करें क्लॉक। अब यहाँ पर जो फील्ड वीक नहीं हो रही, स्ट्रॉन्ग हो रही, तो उसके कंपैरिजन में इस जगह पे फील्ड वीक नजर आएगी, तो स्ट्रॉन्ग से फोर्स जाएगी किसकी तरफ, वीक की तरफ, तो वी विल बी ऑब्जर्विंग दैट द कंडक्टर्स आर रिपेलिंग ईच अदर। जबकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अभी क्या है, ऑपोजिट है, तो सेम डायरेक्शन होगी तो अट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो क्या होगी, रिपल्शन। जहां अट्रैक्शन हो रही है मतलब वहां पे दरमियान में फील्ड वीक है, जहां रिपल्शन है मतलब वहां पे दरमियान में फील्ड स्ट्रॉन्ग। ओके हो गया? ओके सर।
अच्छा जी, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पे जाने से पहले ये क्रॉस और डॉट, इस कॉन्सेप्ट का समझ आना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपना राइट हैंड जरा अपने सामने रख लें। आपकी जो फिंगर्स होंगी इससे आप डायरेक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं तो आप अपने फिंगर्स को किस तरफ पॉइंट करेंगे? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कह लेंगे, स्क्रीन की तरफ कह लें? स्क्रीन की तरफ कह सकते हैं? हाँ जी, Yes, sir. बाकी भी एग्री। और ये जो डॉट है इसका क्या मतलब होगा? फिंगर स्क्रीन से अवे। अवे जा रही है, यानी स्क्रीन से अबव फिंगर्स जा रही हैं, और क्रॉस का मतलब है टुवर्ड्स फिंगर्स जा रही है। तो फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड को। ये बात याद रखने के बाद अगली चीज थंब, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? थंब रिप्रेजेंट करेगा करंट को। करंट अपवर्ड होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, डाउनवर्ड होगा, जिस तरह भी होगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा करंट को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी पाम, हथेली, ये रिप्रेजेंट करेगी फोर्स को। याद रखना है, फोर्स या थप्पड़, हथेली पाम थप्पड़ ही बनता है ना, थप्पड़ की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ये तीन चीजें अगर आपने राइटली ओरिएंट कर ली, प्लेस कर ली, तो आपको आपका एग्जैक्ट डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर ये होगी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये कंडक्टर है जिसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, इस पर लगनी है फोर्स एफ, एफ, एफ और एफ। ये चार पॉसिबल डायरेक्शंस है ना इस पे फोर्स लगने की। तो बोलना नहीं है किसी ने आंसर, बस जैसे पहले मैं कह रहा हूँ ओरिएंटेशन का वैसे सीखें। अपना हाथ उठा के अपनी फिंगर्स को स्क्रीन की तरफ कर दें। कर दिया? हाँ जी बच्चों, Yes, आपके sir. फिंगर्स स्क्रीन की तरफ पॉइंट हो गए। अब अपने थंब को टुवर्ड्स द अपवर्ड साइड ऑफ द स्क्रीन, यानी करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका थंब जो है वो छत की तरफ अपीयर होना चाहिए, या सामने वाली दीवार की तरफ, अगर आपने जैसे भी रखा हो उसको। और अब अपनी मुझे पाम बताएं कि कौन सी फोर्स इन चारों में से आपको सूटेबल लगेगी। आपकी फिंगर्स स्क्रीन की तरफ होनी चाहिए, इस डायरेक्शन आपका थंब आना चाहिए, ये ऊपर वाली डायरेक्शन में। और थप्पड़ आपका किस तरफ जा रहा है? किस तरफ जा रहा है? Sir, left की तरफ. तो लेफ्ट की तरफ पाम जा रही है, लेफ्ट की तरफ हथेली जा रही है, तो बेटा ये होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर। ये फोर्स लगी क्यों है, पहला सवाल ये। क्या इस कंडक्टर ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी थी? Yes, sir. जी। तो बाहर भी एक फील्ड मौजूद है, इसकी अपनी भी एक फील्ड मौजूद है, दोनों फील्ड्स आपस में इंटरेक्शन करेंगी और क्या जनरेट करेंगी? हमारा काम है सिर्फ ये तय करना कि इस पर राइटली किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो करंट की डायरेक्शन में क्या प्लेस किया हम, फील्ड की डायरेक्शन में क्या प्लेस की फिंगर्स, तो आपकी हथेली या आपका जो थप्पड़ है वो किस तरफ पॉइंट हो जाएगा? टुवर्ड्स द फोर्स। आसान हो गया काम, मुश्किल तो नहीं है? नहीं है? No, sir. ओके। इसके बाद जो फोर्स सर लगती है वो बेसिकली, जी जी, इसका मतलब अगर जो वायर हमने रखी है वो ऊपर की तरफ जाए नीचे की तरफ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बाकी बाकी कंडक्टर्स फोर्स लगा रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। जैसे इसके अंदर जो वायर थी वो ऊपर की तरफ है, लेकिन जो इसमें फोर्स है वो ना 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 नहीं नहीं नहीं, इसमें जो वायर है ये वायर पड़ी हुई है ना, तो वायर का चक्कर नहीं है, वायर में करंट की डायरेक्शन मैटर कर रही है। करंट की डायरेक्शन जिस तरफ होगी लेंथ भी उसी तरफ सपोज होगी। बजाते खुद लेंथ वेक्टर नहीं है, ये इधर से भी इतना ही है, इधर से भी इतना ही है। लेकिन अगर करंट इस तरफ है तो लेंथ का वेक्टर हम इस डायरेक्शन में सपोज करेंगे। करंट अपनी डायरेक्शन इस तरफ करेगा तो हम लेंथ का वेक्टर इस डायरेक्शन में सपोज करेंगे। इट्स नॉट अबाउट ओनली कंडक्टर। जब कंडक्टर में से करंट पास करेगा तब हम उसको एज अ डायरेक्शनल कंडक्टर सपोज करेंगे। और यहाँ पर दो वायर्स नहीं पड़ी हुई, यहाँ पर सिर्फ एक वायर पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो एक वायर चूंकि पड़ी हुई है और उसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई हो रही है, इसी वजह से उसे क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। और इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू ILB sin थीटा। ऑल डन? Yes, sir. अच्छा, जब सर किसी भी चीज ILB में क्या है? बी क्या है? बी आई करंट है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। जैसे होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे E से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, समझ आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? जी सर। तो अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है? हाँ जी वही डिस्कस अब हम करने लगे हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा B का, अगर हम इस फॉर्मूला से यूज करें। एक मिनट के लिए साइन को इग्नोर कर देते हैं, F इज इक्वल टू LB पे आ जाते हैं। यहाँ से B को अलग करेंगे तो F ओवर IL। F का यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन। करंट का क्या बनेगा? एम्पेयर। और लेंथ का बनेगा मीटर। तो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर ये बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, जिसको सिंपली कहते हैं टेस्ला। तो इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या जवाब देंगे? न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। और ये किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक फील्ड।
मतलब टेस्ला। न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर को टेस्ला भी बोलते हैं। और मजे की बात है ये सवाल भी एमकेट में आ चुका हुआ, लेकिन ये किस नाम से है? उसने पूछा व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी भी बी को ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये फॉर्मूला तो आप सबने पढ़ा होगा ना, फाई इज इक्वल टू बी ए। हाँ जी बच्चों, पढ़ा हुआ है? सर फर्स्ट ईयर Yes, sir. वालों ने नहीं नहीं, ये सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में फॉर्मूला है ना मैग्नेटिक फील्ड। मैं चले आसान करते थे, जैसे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, ई ए, उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स तो बी ए। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर है। हमें फिलहाल जो चीज यहाँ से लेनी है, बी इज इक्वल टू फाई ओवर ए। फाई को पढ़ा जाता है फ्लक्स, और नीचे आ गया एरिया। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज फ्लक्स डेंसिटी, और ये भी किसके बराबर आ रही है, बी के। जबकि बी के यूनिट क्या है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और इसको पढ़ा क्या जाता है, टेस्ला। तो ये सवाल आया कि द यूनिट्स ऑफ फ्लक्स डेंसिटी आर। तो उसमें आपने राइट ऑप्शन क्या चूज करनी थी, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, यूनिट समझ आ गया सबको? Yes, sir. गुड। अब मैं एक बड़ी मजे की इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। अपने पास सब बच्चे ये फॉर्मूला लिख लें, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला लिखा है। अब देखें कि इफ थीटा बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान थीटा 90 डिग्री हो, जैसा कि इस डायरेक्शन में नजर भी आ रहा है, फील्ड इनटू द पेज है और कंडक्टर में करंट अपवर्ड है, या बिल फिर दोबारा राइट हैंड उठा के देखें जरा, आपकी फिंगर स्क्रीन की तरफ जा रही हैं और आपका थंब ऊपर की तरफ जा रहा है। थंब और फिंगर्स में एंगल बताएं कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और फिर ये बताएं साइन 90 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1. 1। 1। अगर साइन 90 डिग्री 1 होता है तो फिर आपको फोर्स मिलेगी ILB, Maximum और ये force. फोर्स आपके पास मैक्सिमम फोर्स होगी। अब आप इसी इक्वेशन को दोबारा लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एफ एम साइन थीटा। इस फॉर्मूला का यूज क्या होता है? अगर वो आपसे कहे कि आपकी जो फोर्स है वो F मैक्सिमम का हाफ लग रही है, यानी कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है वो मैक्सिमम से हाफ लग रही है, तो बताएं कंडक्टर और फील्ड के दरमियान कितना एंगल है? 30। एग्जैक्ट 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री पर ही वैल्यू कितनी देता है, 1/2। अगर वो आपसे कहे कि फोर्स बिटवीन कंडक्टर इज F by under root 2, F maximum by under root 2, then the angle is 45। 45 डिग्री। तो इस पर्सपेक्टिव में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये फॉर्मूला है जो आपको आपकी रहनुमाई करेगा अपना राइट आंसर निकालने के लिए, F is equal to F maximum into sin थीटा। वैसे मैं और आसान कर देता हूँ, जो जिस भी फॉर्मूला में साइन आएगा ना, जिस भी फॉर्मूला में साइन आएगा उसके मैक्सिमम की हाफ वैल्यू हमेशा किस एंगल पे आएगी, 30 डिग्री पे। और 30. जिस भी इक्वेशन में कॉज आएगा उसके मैक्सिमम की हाफ वैल्यू कितने एंगल पर आएगी? साइन में अगर 30 पे आ रही है ना, तो कॉज में वो आंसर 60 पे आएगा, क्योंकि कॉज, 60. हाँ जी, आप कॉज ये 60 1/2 टेबल शेयर होता कर है। देंगे, टेबल शेयर कर देंगे कि कॉस टेबल, हाँ जी चले मैं शेयर कर दूंगा। मैं आज ना बल्कि पहले जरा मसरूफियत रही, मैं मौजूद साहब को ना ये जितनी स्लाइड्स वगैरह हैं ये भी सेंड कर दूंगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक भी, वो मैथ्स वाली आज मैं लाजमी शेयर करता हूँ। वो आप सबको ना, आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है सर के साथ? नहीं बताऊंगा सर। अच्छा, यानी और इसी पे रजिस्टर्ड है वेबसाइट पे ही? जी सर। चलिए मैं आपको ना ये जितनी स्लाइड्स मैंने पढ़ा दी हैं इनके सॉल्व स्लाइड्स भेज दूंगा। यानी सारा जैसे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ सॉल्व किया होता ना, उस पर सॉल्व भी किया होगा, क्वेश्चंस भी होंगे, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ आज। ये सारी चीज़ें आपके पास सेव आ जाएंगी। इतना काम क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. अब देखें दोबारा ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। फर्ज करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड है, और फर्ज करेंगे कंडक्टर पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसमें ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो जरा राइट हैंड रूल लगा के मुझे बताएं फोर्स किधर लगेगी? हाँ जी बेटा, अपवर्ड के डाउनवर्ड? Downward. डाउनवर्ड, एक आंसर आ गया डाउनवर्ड। और इसके अलावा? हाँ जी बच्चों, डाउनवर्ड ही है सर। डाउनवर्ड ही है। अभी तक 2 से 3 बच्चों ने सिर्फ आंसर दिया है कि इस पे फोर्स 0 लगेगी, और मजे की बात है उन्होंने राइट आंसर दिया। अब बताएं क्यों 0? क्योंकि जो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है करंट लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना बन रहा है?
0 एंगल 0 डिग्री बने या एंगल 180 डिग्री बने तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। लिहाजा even the field is present, even the current is flowing, still there will be no force acting on the conductor अगर तो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। कहानी समझ आ गई सबको? यस सर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है पैरेलल, फोर्स लगेगी? हाँ जी, फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। और 30 नहीं डिग्री पे पड़ा हो, 30 डिग्री पे पड़ा हो तो कितनी फोर्स लगेगी? हाफ हाफ ऑफ द मैक्सिमम, ठीक है। और अगर 90 डिग्री पे पड़ा हो, मैक्सिमम लगेगा। मैक्सिमम मैक्सिमम फोर्स लगेगी। तो पूरी पिक्चर क्लियर हो गई? 0 डिग्री पे कोई फोर्स नहीं है, 30 डिग्री पे हाफ ऑफ द मैक्सिमम है, और 90 डिग्री पे जाके फोर्स क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ऑल डन? यस सर इफ ऑल डन तो बताएं फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड यूज करते हो। एल की जानिब। टुवर्ड्स राइट। ओके, एग्री है यस सब? सर टुवर्ड्स राइट ओके, अब बताएं। अब आपकी फिंगर स्क्रीन की तरफ पॉइंट नहीं होगी, टू द लेफ्ट। आपकी फिंगर्स अबव द स्क्रीन होगी, थंब अभी भी अपवर्ड होगा, स्टिल फोर्स टुवर्ड्स राइट लगेगी। यस सर टुवर्ड्स राइट डन? तो ये प्रैक्टिस के लिए काफी सारी शेप्स बनी होगी। टुवर्ड्स राइट नहीं समझ आई ना? देखो मुझे पता था आपको नहीं समझ आएगी। देखें, अपना थंब करंट की डायरेक्शन में प्लेस करें, पहले कर दिया। यस सर अपनी उंगलियों को छत की तरफ पॉइंट कर दें। ऐसा करने पे आप बताएं आपका थप्पड़ राइट साइड की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? यस सर सर लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा बेटा लेफ्ट हैंड नहीं यूज सर करना, राइट राइट हैंड यूज करना। राइट हैंड यूज करना है, भूल नहीं जाना। अल्लाह के बंदों कहीं रास्ते में भूल ना जाना कि लेफ्ट हैंड से लगे हुए हो। थ्रू आउट हमने राइट हैंड यूज करना है। तो अपनी मोबाइल अगर यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उसको अपने सामने बिल्कुल ऐसे जैसे बुक को नीचे रख देते हैं टेबल पे, वैसे रख दें। अपनी उंगलियों को छत की तरफ पॉइंट कर दें और थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करें, तो एग्जैक्ट राइट साइड की तरफ आपकी फोर्स बनेगी अगर आप मेरी बताई हुई सिमेट्री फॉलो करें। हाँ जी, थोड़ा बहुत फाका हुआ। यस सर है। लेकिन जो हमने उंगलियों को छत की तरफ पॉइंट किया है, उंगली का फील्ड बताती है। तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट रिप्रेजेंट हो रही है ना? तो डॉट का मतलब ये नहीं होता कि आउट ऑफ द पेज। डॉट का मतलब यही होता है आउट ऑफ द पेज। तो फिर ऐसे तो अंगूठा छत की तरफ जाएगा। हाँ जी, तो छत की तरफ ही जाएगा। क्रॉस का अगर यहाँ पे क्रॉस लगा होता तो फिर उंगलियां किधर जाती? यहाँ पे क्रॉस होता तो किधर होता? नीचे। टुवर्ड्स स्क्रीन टुवर्ड्स द स्क्रीन। सर लेकिन ऐसे उंगलियां जो है वो छत की तरफ तो नहीं पॉइंट हो रही। क्यों नहीं छत की तरफ पॉइंट हो रही? अच्छा चलें अगली एग्जांपल पे चलते हैं। कोई नहीं, कोई एक एग्जांपल नहीं भी समझ आती, आगे जाके समझ आ जाएंगी। अच्छा, इस डायग्राम से जरा एक बात देखनी है हमने। फील्ड इनटू द पेज है, करंट डाउनवर्ड है, फोर्स की डायरेक्शन है राइट साइड पर, ठीक है। दूसरी तरफ फील्ड आउट ऑफ द पेज है, करंट अपवर्ड है, ठीक है। स्टिल राइट हैंड रूल के मुताबिक फोर्स है राइट साइड की तरफ। अब बात को तवज्जो से और ध्यान से सुनना। बेसिकली फोर्स की इक्वेशन है I इंटू एल क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट में एक बात ध्यान से याद रखनी, एल और बी में से अगर कोई एक वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, लेट्स से लेंथ अपवर्ड से डाउनवर्ड हो गई, तो फोर्स पहले राइट को लग रही थी ना, तो फोर्स लेफ्ट को लगने लग जाएगी। दूसरी बात, लेंथ ने डायरेक्शन नहीं चेंज की, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज से आउट ऑफ द पेज हो गई है, तब भी फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। लेकिन अगर दोनों के दोनों वेक्टर्स F इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी, अगर दोनों वेक्टर्स अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेते हैं, जैसे लेंथ को देखें, पहले डाउनवर्ड थी, अपवर्ड हो गई, डायरेक्शन चेंज कर ली। फील्ड पहले इनटू थी, आउट ऑफ हो गई, इसने भी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो अगर दोनों वेक्टर्स अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लें तो जो फोर्स की डायरेक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक स्टेटमेंट लिखें जो स्टेटमेंट आपको याद रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता समझ भी आएगी। स्टेटमेंट लिखें, इन क्रॉस प्रोडक्ट
in cross product if both the vectors reverses their direction, if both the vectors reverses their direction, the direction of force does not change. The direction of force does not change. क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दोनों वेक्टर्स अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लें तो इससे फोर्स की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक रूल है और ये चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में भी बताया हुआ रूल है। यहाँ पर आपने इसको फिलहाल याद रखना है। कोई एक वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो फोर्स भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, लेकिन अगर दोनों वेक्टर्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस हम यहाँ तक करके दोबारा कहाँ से बताऊं? ऑन रिवर्सिंग बोथ वेक्टर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिमेन्स द सेम। और आसान करते हैं, देखें इस डायग्राम पे राइट हैंड रूल अप्लाई करें जरा सब बच्चे। मुझे बताएं फोर्स की डायरेक्शन सही बनी हुई है? Yes, sir. टुवर्ड्स राइट। अब इस पे भी अप्लाई करें राइट हैंड रूल। फिंगर्स ऊपर छत की तरफ होनी चाहिए, Yes, sir. बशर्ते कि आपकी स्क्रीन नीचे पड़ी हो टेबल पे। तो अब देखें जरा ध्यान दें, लेंथ डाउनवर्ड थी, अपवर्ड कर दी, यानी लेंथ की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। फील्ड इनटू थी, फील्ड आउट ऑफ कर दी, फील्ड भी रिवर्स कर दी। दोनों वेक्टर्स तो रिवर्स कर दिए, बट फोर्स की डायरेक्शन अभी भी वही है जो पहले थी। तो अगर दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों को रिवर्स कर दिया जाए तो डू रिमेंबर कि फोर्स की डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई बात? सर क्या आप ये रिपीट कर देंगे? अगर दोनों वेक्टर्स, एक लेंथ वेक्टर है और एक फील्ड वेक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन को, जैसे क्यू भी मैंने लिख दिया पर आई इंटू एल क्रॉस बी, अगर आप दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फोर्स भी अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट कर लेगी। ठीक होगी बात? थोड़ा बहुत इसको अंडरस्टैंड करें, कुछ चीजें जरूरी नहीं है फौरन से समझ आ जाए, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक को, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ, ये बताएं कि अगर लेंथ जो है वो एक्स एक्सिस में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस में है, तो मुझे बताएं फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? Right side. Z axis में. फोर्स होगी जेड एक्सिस में। और ये भी याद रखना है कि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगी लेंथ के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी। क्रॉस अरे प्रोडक्ट का वो है आंसर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नहीं, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं आप लगना। यहाँ पे इस पूरे टॉपिक में आपने सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड रूल यूज करना। वो फ्लेमिंग रूल वगैरह जो होते हैं ना वो यूज होते हैं मोटर और जनरेटर्स में। ठीक है, उनको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए आपने बस यहाँ तक चीज़ों को अच्छे से ज़हन में रखना है। मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, हमने पढ़ा क्या क्या है। हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर का फॉर्मूला पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पैरेलल कंडक्टर्स के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन को पढ़ा, फिर हमने बैक वक्त तीन कंडक्टर्स अगर सामने आ रहे हैं तो कैसे फील्ड को डील करना है वो पढ़ा, फिर हमने फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ी, फिर हमने ये देखा फोर्स किस एंगल पे मैक्सिमम है, किस पे हाफ ऑफ द मैक्सिमम है, किस कंडीशन में करंट भी होता है फील्ड भी होती है मगर फिर भी फोर्स अप्लाई नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स पढ़े, यूनिट्स का भी क्वेश्चन आ चुका है, और फोर्स हमेशा लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होती है, ये बात भी हमने पढ़ ली। तो आज का जो हमारा मेजर टॉपिक था वो पैरेलल कंडक्टर्स और फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर्स के ऊपर था। कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस होगा। उसके लिए पहले मैं एक ताकीद आपको कर दूं, एक तो आपने फोर्स ऑन मूविंग चार्ज वाला टॉपिक पढ़ के देखना है, चार्ज टू मास रेशियो वाला टॉपिक इसको रिवाइज करना है, और एक लॉरेंस फोर्स वाला टॉपिक था ये टॉपिक रिवाइज करके रखना है। रिवाइज करके आएंगे तो आपको जरा समझने में चीजें ज्यादा आसान लगेंगी। ठीक है, तो ये था जो हमारा आज का लेक्चर। तो स्टिल कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। एक्सिस में फोर्स डायरेक्शन बेटा इसी तरह है कि देखिए अगर आपको कहा जाता है कि लेंथ और फील्ड एक्स वाई प्लेन में है तो फोर्स हमेशा उससे परपेंडिकुलर होगी, फोर्स जी डायरेक्शन में चली जाएगी। और इसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट मतलब एल क्रॉस बी राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ठीक रहेगा लेक्चर आज का? यस सर। चलिए कल इंशाल्लाह मिलते हैं बेटा, रिवाइज करके आना सर सब एमसीक्यू बच्चों ने। पूछने हैं। हाँ जी हाँ जी, बताएं बताएं बताएं। तो स्टेटमेंट लंबी है और ऐसे ही बोल दूं। बोल दें, कुछ हद तक आइडिया हो जाएगा। जी पढ़ें। So the diagram shows the electric field lines due to the two charged parallel metal plates. So diagram भी है साथ में ली। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ते रहो। So the diagram shows the electric field lines due to two charged parallel metal plates. We conclude that. हाँ जी, ऑप्शंस पढ़ें। The upper plate is positive and the lower plate is negative. ठीक है। The
a proton at x would experience plus। सर डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ठीक है। नीचे एक पॉइंट पे x है, ऊपर z है और z के साथ y बना हुआ है। अच्छा, ये सवाल आपको तो मुझे लगता है भेजना ही पड़ेगा। आप इसको सर मौजूद को भेजिएगा, मुझे मुझे फॉरवर्ड कर दें, तो मैं फिर जो है ना इसका प्रॉपर सोल्यूशन आपको सेंड करवा दूंगा। ठीक है हाँ, सर को भेज दीजिएगा, वो मुझे शेयर कर दें। तो क्वेश्चन बाकी सर मौसम को भेज दिया करें, वो आप हाँ जी सर को भेज दिया करें, वो मुझसे शेयर कर दिया करेंगे। मैं भी आज आपको जो मैंने चीज़ें शेयर करनी है ना, वो आपको भेजूंगा, वो आपको ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। ठीक है सर। चलिए ठीक, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।